हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JDS एजुकेशन अकेडमी। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ मनी। चैप्टर नंबर 3 दोस्तों आपका मनी। यहाँ से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चंस बनेगा दोस्तों अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। उसमें फर्स्ट टर्म में आपको 8 मार्क्स का और सेकेंड टर्म में आपको 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा, यानी टोटल मिला के 13 मार्क्स। तो इस चैप्टर से मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं 5 या 6 मार्क्स के आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मनी। सबसे पहले अगर मनी की बात करें तो मनी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है या मनी की नीड क्यों पड़ी हमें, है ना। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद हम मनी की डेफिनेशन की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए डेफिनेशंस ऑफ वाटर सिस्टम एक्सचेंज। आपने ये क्लास 6th 7th 8th 9th 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर में पढ़ा होगा दोस्तों, वाटर सिस्टम, है ना। वाटर सिस्टम क्या है बेसिकली यहाँ पे, इट इम्प्लाइज दैट द गुड्स विदाउट इट इम्प्लाइज द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। यानी ऐसा एक्सचेंज मेथड जिसमें हम पहले गुड्स के बदले क्या करेंगे, गुड्स ही हम एक्सचेंज करेंगे। जैसे अगर मान लो पुराने ज़माने की बात करें, आज से अगर हम 200 या 300 साल पहले की बात करें, तो लोग बस करेंसीज नहीं था, कोई मेज़रमेंट यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं थी, है ना। तो लोग क्या करते थे, अगर मान लो मुझे मैंगो की ज़रूरत है और सेकंड पर्सन को वाटरमेलन की, तो हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती है। जैसे क्या क्या हो सकती है, मान लो मुझे आम की नीड है और उसको वाटरमेलन की, बट मेरे पास आम है ही नहीं, तो क्या होगा, हम एक्सचेंज पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, है ना वहाँ पे। तो ये कहलाता है आपका वाटर सिस्टम, यानी द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर द गुड्स इज कॉल्ड वाटर। क्लियर हो गया। नाउ इस वाटर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या आई थी, है ना। प्रॉब्लम्स होगी तभी तो हम क्या करेंगे, कोई न्यू मेथड अप्लाई करेंगे एक्सचेंज मेथड को ईजियर करने के लिए। तो हम देखेंगे इस वाटर सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका डिफ़िकल्टीज़ इन्वॉल्व इन द वाटर एक्सचेंज सिस्टम। तो यहाँ पे 6 डिफ़िकल्टीज़ है। सबसे पहला दोस्तों लैक ऑफ कॉमन मेज़र ऑफ वैल्यू। इसका मतलब है कि यानी कॉमन मेज़र वैल्यू नहीं है। मान लो अगर हम एक जस्ट कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो पहले दूध को हम अभी लीटर में नापते हैं, है ना, वीट वगैरह को हम केजी में नापते हैं, लेकिन पहले कोई यूनिट वैल्यू नहीं है। मान लो मुझे वीट की ज़रूरत है और दूसरे पर्सन को मोबाइल की, है ना, तो दोनों की क्या वैल्यू सेम हो सकती है, नहीं हो सकती, है ना। दोनों के रेट भी एक हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। सेकेंड है दोस्तों लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। इसका मतलब है कि एक्सचेंज तभी पॉसिबल हो पाएगा जब दोनों की नीड क्या हो, सेम हो। जैसे मान लो 2 पर्सन, यहाँ पे पर्सन 1 पर्सन 2, तो अगर मान लो इसकी नीड होगी बीट की, है ना, गेहूं की, और इसकी जो डिमांड है यानी इसकी जो वांट्स है पर्सन 2 की, वो राइस की। तो अगर इन दोनों के पास दोनों की नीड्स के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें होगी, जैसे अगर मान लो इसे वीट चाहिए सेकंड पर्सन को और पर्सन ए को राइस चाहिए, तभी एक्सचेंज पॉसिबल हो पाएगा, है ना। तो ये कहलाएगा लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। नेक्स्ट थर्ड वन इज़ लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ डेफर्ड पेमेंट। यानी वाटर सिस्टम की सबसे बड़ी और प्रॉब्लम थी लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इसका मतलब होता है अस्थगित भुगतानों के मापन का अभाव। ये मेनली क्रेडिट सिस्टम में देखने को मिलता है। सपोज़ करो पहले के टाइम पे हम कोई चीज़ उधार लेते थे। मान लो हमने 1 किलो आलू ले लिया, है ना, आलू ले लिया, तो क्या मैं 1 किलो आलू अगले 4-5 सालों में अगर मैं दूंगा तो क्या उतना ही दूंगा, या उस आलू की जो वैल्यू होगी क्या वो सेम ही होगी, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे। यानी फ्यूचर पेमेंट जब हम करेंगे तो हो सकता है उसकी वैल्यू क्या हो, डिफरेंट हो, है ना। या मान लो अगर आप आज की डेट में 1 किलो सोना ले लिया, है ना, और फिर हम चेंज करेंगे सोने से सोने को, 1 साल बाद पे करेंगे, तो क्या उसकी वैल्यू सेम रहेगी दोस्तों, नहीं रह सकती। तो ये होता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ डेफर्ड पेमेंट। फोर्थ है आपका लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू यानी हम स्टोर करके नहीं रख सकते थे। अगर मान लो किसी भी कमोडिटी को हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करते हैं तो उसकी जो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी।
लेकिन मनी को अगर हम स्टोर करते हैं आज की डेट में तो क्या उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वाटर सिस्टम ही है, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। फिफ्थ है दोस्तों लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी इसकी एक फिफ्थ प्रॉब्लम थी वाटर सिस्टम में कि हम किसी भी कम्युनिटी को डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। अब मान लो 1 किलो आपके पास आलू है, अब बोलोगे जी मुझे तो आधा आधा चाहिए, तो क्या हम डिवाइड कर सकते हैं? डिवाइड तो कर देंगे, हम काट के आधा आधा कर देंगे, लेकिन वो जल्दी वेस्ट हो जाएगा। तो लैक ऑफ डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम। लास्ट प्रॉब्लम दोस्तों डिफ़िकल्टीज़ इन द एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। सबसे बड़ी बात कि गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज करने में क्या थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो ये 5-6 रीज़न थे जिसकी वजह से वाटर सिस्टम क्या हुआ दोस्तों, फेल हुआ। अब थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं इन सब चीज़ों के बारे में विद डेफिनेशन। जैसे सबसे पहला था लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। इट मीन्स दैट ड्यूरिंग द वाटर सिस्टम देयर वाज द लैक ऑफ कॉमन मेजर्स टू नोन एंड द कंपेयर द वैल्यू ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, है ना। सेम मैंने बताया था कि दो कम्युनिटी की जो वैल्यू हो सेम नहीं हो सकती। लैक ऑफ डबल कॉन्स्टेंट का मतलब यही है, it means the having of the need of one person with the second person and the need of other persons with the first person, है ना। यानी दोनों की पर्सन की नीड अगर सेम होगी, जैसे फर्स्ट पर्सन अगर मैंगो चाहता है और सेकंड पर्सन वीट चाहता है, तो इन दोनों पर सोचिए क्रॉस में होनी चाहिए। पर्सन एक पास वीट होनी चाहिए और पर्सन सेकंड के पास मैंगो होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा एक्सचेंज। थर्ड था दोस्तों का लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो ये क्या था, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स रिक्वायरिंग फ्यूचर पेमेंट कैन नॉट टेक प्लेस ड्यू टू द डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग द क्वालिटी और वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और टर्म्स इन द रीपेमेंट, है ना। अगर मान लो कोई चीज़ हम उधार लेते हैं आज के डेट में और अगर अगले 4-5 सालों में हम करें तो उसकी वैल्यू हो सकता है चेंज हो जाए, है ना, या जो हमारे एग्रीमेंट है वो चेंज हो जाए। तो ये था आपका लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट। फोर्थ वन इज़ लैक ऑफ द स्टोर ऑफ वैल्यू। इट मीन्स इन द वाटर सिस्टम in the water where the money is the absent value may be accumulate in the form of goods that cannot be preserved for the long period of time either pressing और वेरिंग इन द वैल्यू। यानी अगर हम कोई कम्युनिटी को लंबे टाइम के लिए क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो हो सकता है उसकी वैल्यू क्या हो, नष्ट हो जाए, यानी प्रेसिंग हो जाए, या फिर उसमें वेरी कर जाए उसकी वैल्यूज़ में। तो दिस इज़ कॉल्ड लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। फिफ्थ वन इज़ दोस्तों lack of divisibility. As I said that the difficulties in the segmentations, there are the some things that cannot be divided because doing so make these useless। यानी कुछ ऐसी वस्तुएं होती जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, और अगर हम उसको डिवाइड कर दें तो क्या होगा, वो यूजलेस हो जाएगा, सिंपल, उसका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। सिक्स प्रॉब्लम थी दोस्तों डिफ़िकल्टीज इन द एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। तो ये तो सिंपल है कि इस प्रॉब्लम आती थी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने में। तो ये 6 प्रॉब्लम्स थी। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है इन सारी डिफ़िकल्टीज़ का, तो हाउ टू सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स। तो इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकला दोस्तों, मनी इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। तो अब यहाँ से हम देखेंगे मनी के बारे में। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मनी? मनी इज़ दैट मनी मे बी डिफाइंड एज द एनीथिंग which is generally acceptable as a medium of exchange and at the same time act as a measures store of value and the standards of deferred payment। यानी मनी क्या है दोस्तों, मनी थिंग एक मनी को इस फॉर्म में आप डिफाइन कर सकते हो कि वो हर चीज़ के लिए क्या एक्सेप्टेबल हो। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को अगर हम एक्सचेंज करते हैं तो मनी क्या करेगा, वहाँ पे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्ट करेगा, और सेम टाइम पे वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, चाहे वो मेजरमेंट की प्रॉब्लम हो, स्टोर ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम हो, या स्टैंडर्ड्स ऑफ डेफर्ड पेमेंट की बात करें। सो दिस इज़ कॉल्ड मनी। नाउ बात करते हैं दोस्तों फंक्शंस ऑफ मनी की, कि मनी के काम क्या क्या हैं। सो मनी के 3 तरह के काम होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी फंक्शन, सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी फंक्शन एंड थर्ड वन इज़ कंटीजेंट। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और साथ में समझेंगे भी। प्राइमरी में बेसिकली आता है दोस्तों सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सेकंड कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी में आता है दोस्तों स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सेकंड वन इज़ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड थर्ड वन इज़ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। एंड कंटीजेंट में बहुत सारी आती है, इसमें बेसिक ऑफ क्रेडिट लिक्विडिटी, बेसिक ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, प्रॉफिट बेसिस, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर एंड सो ऑन। तो हम अब वन बाय वन इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन,
मनी का प्राइमरी फंक्शन, फर्स्ट वन इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी मनी क्या करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज को ईजियर करता है. सो अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज़ द इंटरमीडिएटरी इंस्ट्रूमेंट्स और द सिस्टम यूज टू फैसिलिटेट the sales, purchase or the trade of goods between the parties. In the modern economics the medium of exchange is currency, है ना. यानी मनी क्या करता है, दो पार्टीज़ के बीच में सेल्स और परचेज को ईजियर कर देता है. और मीडियम ऑफ एक्सचेंज को आज हम किस फॉर्म में देखते हैं दोस्तों, करेंसी के फॉर्म में, यानी नोट या सिक्के. सेकेंड फंक्शन है दोस्तों, प्राइमरी फंक्शन, कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ वैल्यू. इट मीन्स द मनी सर्व्स एज अ कॉमन मीडियम or unit of value. The goods and services are of the different types and are the measurables in the different units such as the meter, liter, gram, etc. Money has provided a common yardsticks to measure all these different units in a common demonetizations known as price. यानी हमें पता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है दोस्तों और डिफरेंट टाइप्स की होती है, इसको हम अलग अलग वैल्यू में मेज़र करते हैं. चाहे मीटर में हो, कपड़ा लेते हैं तो मीटर में, है ना, मिल्क लिक्विड चीज़ें लेते हैं तो लीटर में, है ना, या फिर आलू वगैरह लेते हैं या पोटैटोज़ लेते हैं तो ग्राम में, एंड सो ऑन. तो इन सब की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज लाया गया, जहाँ पे एज अ प्राइस हम यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए कि 1 किलो गुड्स की चीज़ प्राइस कितनी होगी, तो 4 रुपीज़, है ना. तो पर्टिकुलर क्या है, यूनिट ऑफ वैल्यू होगी किसी भी चीज़ की, जो क्या करेगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज को ईजियर कर देगा. सेकेंडरी फंक्शन से दोस्तों सबसे पहला आपका स्टैंडर्ड्स ऑफ डेफर्ड पेमेंट. तो ये क्या था दोस्तों कि लॉन्ग टर्म्स की पेमेंट्स को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. सो इन इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड्स ऑफ डेफर्ड पेमेंट इज़ अ फंक्शंस ऑफ मनी. इट इज़ द फंक्शंस ऑफ बीइंग दैट thereby the allowing goods and services to be acquired now and the paid for in the future. यानी इसमें क्या करते हैं स्टैंडर्ड पेमेंट में कि अगर मान लो हम कोई उधार लेते हैं किसी से 2 साल या 3 साल के लिए, तो हम उसे इन फ्यूचर में सेम अमाउंट विद इंटरेस्ट हम उसे पे कर सकते हैं और मनी की कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगा और एक्सेप्टेबल रहेगा उस टाइम पे भी. जबकि अगर हम बार्टर सिस्टम में देखते थे तो मान लो अगर 1 किलो आज आप आलू उधार ले रहे हो, बोलोगे 5 साल बाद मैं तेरे को वापस दूंगा, तो क्या उसकी वैल्यू सेम रहेगी या वो एक्सेप्टेबल होगा, है ना. तो ये था आपका स्टैंडर्ड्स ऑफ डेफर्ड पेमेंट. तो ये मेनली क्रेडिट सिस्टम में देखने को मिलता है, उधार की चीज़ों में, जिसकी हमें फ्यूचर में पेमेंट करनी होती है. सेकेंड ही दोस्तों और सेकेंडरी फंक्शंस में स्टोर ऑफ वैल्यू. सेकेंड है दोस्तों स्टोर ऑफ वैल्यू. It means a store of value is the functions of an asset that can be saved, restricted, and exchanged at the later time and be predictably useful when the retrieved. This implies that the wealth is the form of money can be stored easily as a medium of exchange for the future use. यानी हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं लॉन्ग टाइम तक के लिए, है ना, वहाँ पे उसकी वैल्यू यूज़लेस नहीं होगी. जबकि अगर हम मान लो वोटर सिस्टम की बात करें, अगर हम कोई चीज़ लंबे टाइम के लिए लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अगर स्टोर करना चाहें, तो हो सकता है उसकी वैल्यू में क्या हो दोस्तों, वेरी करे या फिर वो डिक्लीन करे, है ना. लेकिन पैसे कभी चाहे वो उसे मोड़ दो, चाहे आप उसे पानी में भिगो दो, तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम. तो मनी आई थिंक सबसे बेस्ट चीज़ है एक्सचेंज को ईजियर करने में. नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू. इसका मतलब है इट हेल्प्स टू द ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू ऑफ एन एसेट्स प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल्सो इन द इनकम ऑफ पर्सनस टू द अनदर पर्सन. इट ऑल्सो हैड मेड द ट्रांसफ़र और ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लायर, है ना. और मनी क्या करता है, हमारे ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू करता है. मान लो अगर मुझे कोई भी चीज़ मैंने बाय करी, मान लो प्लॉट खरीद लिया, तो मैं उसके कंपैरिजन में उस अमाउंट को क्या कर दूँगा, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ. या फिर मैं किसी को जॉब पर रखी है, तो मैं उसकी सैलरी क्या करूँगा दोस्तों, उसकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग उसे पे करूँगा. तो दिस वाज द ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू. तो ये था आपका सेकेंडरी फंक्शंस. नेक्स्ट फंक्शन था आपका दोस्तों कंटीजेंट फंक्शंस. तो देखते हैं कंटीजेंट में क्या आएगा दोस्तों. सबसे पहले इट इज़ द बेसिस ऑफ क्रेडिट.
It means the contingent functions of money that help in the creating of basis of credit system are money as a store of value and the money of serving as a standards of deferred payment which helps for future payment on the availing such credit from possibility sources. यानी बेसिकली क्या है, एक बेसिस ऑफ क्रेडिट है ना. अगर मान लो हम कोई उधार ले लेते हैं तो हम आगे इन फ्यूचर में उसकी पेमेंट ईजिली कर देंगे. तो ये कहलाएगा आपका बेसिस ऑफ क्रेडिट. नेक्स्ट है आपका दोस्तों लिक्विडिटी. लिक्विडिटी मीन्स द कन्वर्टेबिलिटी इनटू द कैश, दस द एबिलिटी टू कन्वर्ट द एन एसेट इनटू द मनी क्विकली एंड विदाउट लॉस ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड लिक्विडिटी ऑफ एन एसेट. Since by the definitions money is the most generally accepted commodity, इट इज़ ऑल्सो दैट द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल द रिसोर्सेज. लिक्विडिटी का मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना. किसी भी एसेट को हम इन द फॉर्म मनी में क्विकली कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू भी क्या होगी दोस्तों, ख़त्म नहीं होगी. और मनी क्या है, एक मोस्ट लिक्विड थिंग है ना, फॉर ऑल द रिसोर्सेज. जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उसे ईजिली लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर मान लो बाइक बेचनी हो तो हम उसको बेच देंगे और पैसे हमें क्या मिल जाएंगे ईजिली. नेक्स्ट दोस्तों कंटीजेंट में बेसिस ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म. प्राइस मैकेनिज्म का मतलब होता है इट इज़ द सिस्टम बाय विच द एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मार्केट प्राइस. A whole set of price prevail in such in the economic goods and the services are available at a price because it involves the cost in the producing these goods and services. यानी एक ऐसा मैकेनिज़्म है जहाँ पे लोग गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, ईजिली ट्रेड कर सकते हैं, उस चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको सेल आउट कर सकते हैं, है ना. तो एक तरीके से क्या है, किसी भी गुड्स की वैल्यू हम फिक्स कर सकते हैं, प्राइस फिक्स कर सकते हैं. सो इट इज़ द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म. नेक्स्ट वन इज़ फोर्थ वन इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर एंड द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर. तो इसका एग्जांपल देखो, अ प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन प्रॉफिट बाय द इक्वेटिंग द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर विच विद प्राइस ऑफ सच फैक्टर. यानी एक प्रोड्यूसर होगा जब कब हैप्पी होगा दोस्तों, जब से ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट मिले, है ना. उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है फैक्टर है वो क्या हो दोस्तों, ज़्यादा हो. जबकि एक कंज्यूमर, हाँ जी, जबकि एक कंज्यूमर कब सेटिस्फाई होगा दोस्तों, उससे कब फ़ायदा होगा, दैट द मनी हेल्प्स द कंज्यूमर्स एंड द प्रोड्यूसर इन मैक्सिमाइजिंग देयर सेटिस्फेक्शन बाय द मेजरिंग ऑफ वैल्यू ऑफ एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना. सो कंज्यूमर कब खुश होगा दोस्तों, व्हेन अ कंज्यूमर ड्राइव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय द इक्वेटिंग द प्राइस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी इन ईच कमोडिटी विद इट्स मार्जिनल यूटिलिटी. यानी वो अगर मान लो कोई कंज्यूमर पैसे खर्च करता है किसी कमोडिटी पे, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या करे, उसे सेटिस्फाई करे, है ना. मैक्सिमम सो मैक्सिमम. So this is your maximum satisfaction to consumer. And the last one is basis of distributions of income. यानी ये तो सिंपल है कि हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, किसी की इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, मंथली, स्मूथली, क्विकली. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन द मोस्ट स्मूथनेस और इक्वलिटी with which income is dealt and among members of the society. If everyone earns exactly the same amount of money, the इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज़ परफेक्टली इक्वल, है ना. तो ये थे दोस्तों फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है दोस्तों आपका फॉर्म्स ऑफ करेंसी ऑफ मनी. यानी अब मनी तो हमने देख लिया कार्य क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, लेकिन ये मनी के फॉर्म्स क्या हैं, किस किस फॉर्म में हम इसे एक्सेप्ट करते हैं या किस तरीके से ये चलता है. तो फॉर्म्स ऑफ करेंसी ऑफ मनी, तो पहला है दोस्तों आपका ऑर्डर करेंसी और सेकेंड वन इज़ ट्रस्ट करेंसी. तो ये क्या होता है, ऑर्डर करेंसी मीन्स इट इज़ द करेंसी विच इज़ इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर पे इशू किए जाते हैं. जबकि ट्रस्ट करेंसी क्या होता है दोस्तों, इट इज़ द करेंसी विच इज़ बेस्ड ऑन द ट्रस्ट बिटवीन द पेई एंड पेयर. यानी एक ट्रस्ट करेंसी बेसिकली होता है जो कि दो लोगों के ट्रस्ट पे डिपेंड करता है, पेई और पेयर. मान लो मैं ए पर्सन है और ये बी पर्सन है,
ए पर्सन चेक पे कर रहा है बी को, तो क्या हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रस्ट करेंसी कहलाएगा। चेक हो गया, बॉन्ड हो गया, इस तरीके से। और ऑर्डर करेंसी के आपके एग्जांपल होंगे कॉइन और नोट्स, है ना। नाउ क्वेश्चन अराइज दैट हु सप्लाइज द मनी, है ना, कि ये सप्लाई ऑफ मनी कौन करता है। सो इन मॉडर्न फॉर्म द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी इज़ गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक एंड द कॉमर्शियल बैंक। अगर मॉडर्न फॉर्म की बात करें, मॉडर्न सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी की बात करें, तो कौन करता है दोस्तों, गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक करती है ना। एंड सेकेंड वन इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया इशूड 1 रुपीज़ नोट एंड द ऑल कॉइन्स। और इसके अलावा जो 1 रुपी नोट है और जितने भी कॉइन है वो कौन इशू करता है दोस्तों, आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया करता है ना। यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है दोस्तों, बैंक क्या होती है और कॉमर्शियल बैंक क्या है ना। तो बैंक क्या है दोस्तों, बेसिकली ये हम अपने बैंकिंग के चैप्टर में भी पढ़ेंगे डिटेल में, बट फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया देता हूँ मैं आपको। बैंक क्या है, बैंक इज़ द इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड द गिव्स लोन्स फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यानी बैंक क्या है, बैंक एज अ इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है डिपॉजिट्स, लोगों को लोन दिए जाते हैं, है ना, प्रॉफिट कमाने के लिए। जबकि जो कॉमर्शियल बैंक होता है दोस्तों, क्या होता है, इट इज़ द फाइनेंशियल institutions that deal in the money and the credit. The commercial bank accept the deposits from the public for the purpose of providing loans generating profit for itself. लेकिन जो कमर्शियल बैंक होती है वो कैश को डिपॉजिट तो करती है, लेकिन इसके साथ साथ वो लोगों को लोन प्रोवाइड करती है ताकि वो प्रॉफिट, खुद भी प्रॉफिट कमा सके, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका कमर्शियल बैंक और एक बैंक, नॉर्मल बैंक में, गवर्नमेंट बैंक में, सॉरी। ना आगे देखते हैं हम सप्लाई ऑफ मनी के बारे में। सो टोटल स्टॉक ऑफ मनी, करेंसी, नोट्स, कॉइन्स एंड द डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक इन अ सर्कुलेशंस आर हेल्ड बाय द पब्लिक एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। यानी एक सप्लाई ऑफ मनी क्या कहलाएगा दोस्तों, जब जितने भी करेंसी ऑफ नोट्स हैं, कॉइन्स हो, डिमांड जितने डिपॉजिट है बैंक में पैसे, है ना, या फिर जो सर्कुलेशन में या पब्लिक के पास जो पैसे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, वो क्या कहलाता है, आपका स्टॉक ऑफ मनी कहलाता है। सबको अगर सम कर दें तो क्या कहलाएगा, आपका स्टॉक ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड कैश बैलेंस हेल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। जबकि सप्लाई ऑफ मनी के अंदर दोस्तों जो कैश बैलेंस हो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वो इंक्लूड नहीं होगा। एंड द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री एज दे आर नोट इन एक्चुअल सर्कुलेशन ऑफ द मनी। इसके अलावा जो स्टॉक ऑफ मनी है बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री में, वो भी इसके अंदर नहीं आता, सप्लाई ऑफ मनी में नहीं आएगा। तो अब देखते हैं हम इसे मेज़र कैसे करेंगे। तो हम इसे किस तरीके से सप्लाई ऑफ मनी को मेज़र कर सकते हैं। इसके अंदर आता है दोस्तों, मनी ऑफ सप्लाई इक्वल टू करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, यानी पब्लिक के पास कितने पैसे हैं, प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक, और कॉमर्शियल बैंक के अंदर कितने पैसे जमा हुए हैं। ये दोनों मिला के क्या करता है, मनी सप्लाई कैलकुलेट करता है। तो देखो यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं आपके मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई के। M1 में कौन से आते हैं, करेंसी विद द पब्लिक यानी कंज्यूमर, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, प्लस यानी DD, और अदर डिपॉजिट्स विद द रिजर्व बैंक, दैट इज़ OD, अदर डिपॉजिट। C मीन्स क्या है दोस्तों, यहाँ पे C मीन्स द करेंसी विद द पब्लिक, जो करेंसी पब्लिक के पास हो, जैसे हम आम लोग हैं, करेंसी विद द पब्लिक, प्लस इट इंक्लूड्स द कॉइन्स एंड पेपर नोट। इसके अंदर सारे कॉइन हो चाहे पेपर नोट हो, सारे इंक्लूड होते हैं। जबकि डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है दोस्तों, डिमांड डिपॉजिट विच इज़ डिपॉजिट इन द कॉमर्शियल बैंक, दीज डिपॉजिट्स आर विड्रॉन ऑन डिमांड बाय चेक और ऑल्सो ट्रांसफ़र टू समवन। डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है दोस्तों, जो डिपॉजिट कमर्शियल बैंक में होते हैं, इसके अलावा जो विड्रॉ करते हैं, चाहे वो चेक से करें या किसी को पैसे हम ट्रांसफ़र करें, वो किस में आता है दोस्तों, आपका डिमांड डिपॉजिट में आता है। थर्ड, अदर डिपॉजिट में क्या आता है दोस्तों, फर्स्ट द डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज द IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड and the World Bank, and the second one is RBI has public financial institution like NABARD, National Bank of Agriculture and the Rural Development। तो ये आएगा आपको दोस्तों OD में।
सेकंड टाइप है दोस्तों M2, जिसे हम M2 में इंक्लूड करेंगे तो इसके अंदर M1 पूरा आएगा जो मैंने आपको बताया, C+OD+DD, और प्लस जो पोस्ट ऑफिस में होते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, तो उसको मिला के आपका होता है M2। M3 में क्या आएगा दोस्तों, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट टू द कॉमर्शियल बैंक, यानी एक टाइम में कितना डिपॉजिट होगा कॉमर्शियल बैंक में। M4 में क्या होता है दोस्तों, M4 में आता है आपका M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट सेविंग ऑर्गेनाइजेशंस एक्सक्लूडिंग द डिपॉजिट्स ऑन NSC, यानी M4 के अंदर M3 प्लस टोटल डिपॉजिट जो होते हैं पोस्ट ऑफिस में एक्सेप्ट NSC क्या होता है बेसिकली, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। जैसे कि मान लो कोई जो टैक्स पे करता है वो क्या करता है, टैक्स पे ही इन्वेस्टमेंट करता ताकि उससे क्या हो, टैक्स से बचत हो सके। जैसे कि ATC में 1.5 लाख तक का छूट मिल जाता है बिजनेसमैन को, और ATD में 15,000 तक का छूट मिलता है टैक्स पेमेंट में। तो ये था आपका तो ये था दोस्तों आपका टोटली मेज़रमेंट ऑफ मनी सप्लाई, किस तरीके से आप मेज़र कर सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको इस चैप्टर की PDF चाहिए हैंड रिटन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।